आज हम लोग यूपीएसएसएससी पेट के संपूर्ण मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरे टॉपिक को 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? विकल्प में देखिए, औरंगजेब दिया है, दारा शिकोह दिया है, मीर जुमला दिया है, अबुल हसन कुतुब शाह दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सही है, मीर जुमला। मीर जुमला के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दे रहे हैं कि आप लोग को इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मीर जुमला ईरान का व्यापारी था और यह गोलकुंडे का हीरा का व्यापार करता था। गोलकुंडा जो भारत का क्षेत्र है, वहाँ से ये हीरे का व्यापार करता था। और मीर जुमला ने जो है कि बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था? तुर्कान ए चहलगानी का दमन किसने किया था? तो ये तुर्कान चहलगानी का दमन विकल्प बी बलबन ने किया था। अब बलबन के बारे में थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं कि इल्तुतमिश के समय में 40 तुर्कान ए चहलगानी का जो है कि गठन किया गया था या स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश प्रारंभ में इस पर नियंत्रण रखे हुए था, बाद में इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई और उसके बाद 1296 से 1316 ईस्वी तक था। तो इस तरह से जो है कि मुहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रयोगवादी नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की भी स्थापना किया था। यानी सबके बारे में मैं बता दिया कि क्या था, बलबन ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी जो है कि 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, बलबन। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का जो है कि अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी जो अभिलेख है उसमें कहाँ साक्ष्य मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख से मिलता है। किसके ये एरण अभिलेख किसका है? गुप्त सम्राट भानुगुप्त का है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ स्थित है? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जो है कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे। तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर विकल्प डी है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनका जो है कि परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है और इसकी खोज जो है कि एस.आर. राव ने 1954 में किया था। किस स्थान का? लोथल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जो है कि बताना है। तो कब दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा दिया है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। और कह रहा है तीसरा, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है और कौन से सही नहीं है? इनमें कौन सा विकल्प सही है, इसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1, 2, 3 सही है। तीनों के तीनों सही है। भारत में शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया था। तो इस तरह से जो है कि और एक संघीय न्यायालय
फेडरल कोर्ट की भी जो स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो सका। इस अधिनियम द्वारा एक फेडरल बैंक की स्थापना का भी उपबंध किया गया था। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो विकल्प देखिए क्या क्या दिया है। विकल्प में दिया है ए नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, सी जयप्रकाश नारायण और डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जो है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में जो है कि बोले थे। किसके अधिवेशन में? बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। तो इस तरह से जो है कि ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी रचना है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय था, तो भंग विभाजन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बंगाल का विभाजन। विकल्प बी सही है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया था और 20 जुलाई 1905 को ये जो है कि घोषित किया गया और ये अक्टूबर में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील क्रांति का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, विकल्प डी सही है। और ये कब किया गया था? दिगंबर विश्वास द्वारा जो है कि 1859-60 में ये कहाँ पर किया गया था? बंगाल बिहार में किया गया था। बाकी बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जो है अगला प्रश्न है, यूरोप को प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? डागर बैंक कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी सागर। इसमें जो है कि अन्य के बारे में जान लीजिए कि उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है और उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक सेंट पियरी बैंक स्थित है। तो इस तरह से जो है कि अटलांटिक महासागर में डागर बैंक स्थित है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में डागर बैंक स्थित है जो मत्स्य उत्पादक के लिए प्रमुख है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए फेमस है? ये मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेलिक्स देश कहा जाता है? बेनिलक्स देश कहा जाता है। बेनिलक्स देश किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इसी का जो है कि सब नामों में से कुछ न कुछ जो है कि शार्ट में लिया गया है। तो इसके जो है कि विकल्प बी सही है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, विकल्प बी सही है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। बेनिलक्स की स्थापना कब किया गया था? 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 3 यही सदस्य हैं और इस संगठन का उद्देश्य व्यापारिक सहयोग है। ये किस लिए बनाया गया है? तो ये व्यापारिक सहयोग के लिए बनाया गया है। बेनिलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इसकी स्थापना 1958 और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और ये व्यापारिक सहयोग के लिए बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गोंडवाना, विकल्प डी गोंडवाना। ये जो है कि प्रश्न का विकल्प डी गोंडवाना सही है। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम में इस प्रकार है, पहले आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्य है, फिर गोंडवाना है और दक्कन ट्रैप है, टर्सरी और क्वार्टरनी उल्लेखनीय है। तो अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। गोंडवाना जो है चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और ये जो है कि जितनी भी चट्टान दिया गया है इनमें जो है कि सबसे जो है कि नवीनतम है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू कहाँ निर्मित है? तो माउंट आबू जो है कि नीस से, माउंट आबू निर्मित है नीस से, विकल्प सी सही है, नीस से संबंधित है। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अरावली को माउंट आबू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सिरोही जिले में है। अरावली के विस्तार को माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। इस अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर यानी इस माउंट आबू में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसको अरावली पर्वत भी कहा जाता है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? साक्षरता दर उच्चतम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। यहाँ की कुल साक्षरता 85% है। इस जिले की साक्षरता कितनी है? 85% है। अगर जो है कि यहाँ पर पूछ दे कि सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये जो है कि आपका हो जाएगा श्रावस्ती जिला हो जाएगा, जहाँ 49.13% क्या लोग हैं? शिक्षित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विकल्प ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ये NSO नेशनल जो है कि सैंपल जो है कि ये विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का जो है कि सामयिक नमूना सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का संगठन जो है कि स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। इसकी स्थापना अगर पूछता है कि NSO का स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप लोग इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? यानी ये कौन कौन से कार्य करता है? तो दिया है कथन, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, दूसरा कह रहा है कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय करना, और तीसरा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। चौथा कह रहा है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चय करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है कि ए सही है, 1, 2, 3 सही है, चौथा विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए दिया है 1, 2, 3 करके जो है कि बैंकों का नाम दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड
और भारतीय स्टेट बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। ऐतिहासिक क्रम की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था। और जो है कि अग्रणी बैंक 1969 में किया गया था, ये 1969 में है। और जो है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था, 1975 में। और जो है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। तो इस तरह से जो है कि आप अपना क्रम देखिए क्या बन रहा है। तो क्रम बी बन रहा है कि सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था, उसके बाद अग्रणी बैंक योजना की स्थापना किया गया था, फिर उसके बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था, और लास्ट में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी भारतीय स्टेट बैंक, फिर उसके बाद से अग्रणी बैंक योजना, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। सबका जो है कि वर्ष याद कर लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक 1955, अग्रणी बैंक योजना 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 और नाबार्ड 1982। अगला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? तो इसमें क्या है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी विकास करना। ये विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का हम ऐसा उपयोग करें जो भविष्य के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। दूसरा कह रहा है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिका से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती है, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। इस प्रश्न का कौन सा जो है कि कथन सही है जो दिया गया है? तो कथन 1 जो है कि सही है, द्वितीय कथन गलत है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 9 जो है कि भाग 9 में क्या किया गया था? 1992 में स्थापित किया गया था, जबकि ये नगर निकाय वाले ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो इस तरह से केवल एक सही कथन एक सही है और विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है, उस अवधि को क्या कहते हैं? तो उस अवधि को 6 माह के लिए है। वैध कितने दिनों के लिए ये जो है कि अवधि के लिए वैध है? तो 6 माह के लिए वैध है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल यानी संसद के जो है कि समाप्ति पर जो है कि राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त हो जाती है और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के अध्यादेश जो है कि 6 महीने के लिए यानी जब संसद नहीं चल रहा होगा उस कंडीशन में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो वो 6 महीने के लिए वैध होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके माध्यम से उत्तरदायी होती है? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो है कि संसदीय प्रणाली में जो है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विकल्प बी सही है, जनता के प्रति। विकल्प बी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो कार्यपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। विधि का शासन कह रहा है प्रश्न, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह क्या कहलाता है या वह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक जो है कि विधि का शासन ये क्या होता है, प्रक्रियात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। किस वर्ष संशोधित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। विकल्प बी सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है कि क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। और संविधान में जो है कि 42वें संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो 1976 में ये आया था। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, विटामिन ए की होती है। विकल्प ए सही है, विटामिन ए की होती है। बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन इसमें डाला गया है। इसमें क्या डाला गया है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के जीन डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर है दंत वलक। दंत वलक, विकल्प बी, दंत वलक। विकल्प बी सही है, दंत वलक। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। नोबेल गैस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रेडान। रेडान जो है कि नोबेल गैस नहीं होता है। बाकी हीलियम, नियान और आर्गन ये आवर्त सारणी में के शून्य आवर्त में क्या होते हैं, 6 तत्व है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जिनान है, ये जो है कि और ये तत्व जो है कि पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का विनिर्माण किसके द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का विनिर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। विकल्प बी सही है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं और इससे अपार ऊर्जा मिलती है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ये प्रश्न एक बार देख लीजिए। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। विकल्प डी सही है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अब यहाँ से आप लोग को मैथ के क्वेश्चन आएंगे। जो 5 मैथ के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रश्न दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त अंक का योग कितना हो जाता है, 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या जो है कि क्या है। तो माना जो है कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। और संख्या का अंतर कितना दिया है, x माइनस y बराबर 4। और फिर कह रहा है कि दोनों का योग कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये संख्या पहले तो 10x यानी दहाई का अंक 10x प्लस y और प्लस जो है कि दूसरी संख्या में कह रहा है कि अंकों को बदल दिया जाएगा। तो फिर ये 10y प्लस x हो जाएगा, यानी इकाई वाला दहाई पर चला गया, दहाई वाला इकाई पर चला गया। और इन दोनों का योग कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है
देखिए, तो ये 10x प्रश्न के अनुसार 10x प्लस 10y प्लस 10y प्लस x बराबर 132 का दिया है। तो ये जोड़ दिया गया तो 11x प्लस 11y बराबर 132 और x प्लस वाई बराबर ये 11 से भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 12। ये समीकरण 2 और समीकरण 1 में दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो इस तरह से जो है कि हम इसको आप लोग देख रहे हैं कि कैसे आ गया। अब इसको जो है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो है कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 12 दोनों को जो है कि क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो x और y माइनस और प्लस है तो कट गया, तो 2x बराबर 16 तो x बराबर 8 आ गया। और जो है कि इस तरह से x बराबर 8 समीकरण किसी में भी रखेंगे, 1 में रखिए या 2 में रखिए तो y बराबर 4 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो 10x प्लस वाई संख्या माना गया था तो 10 के जगह पर जो है कि 10 हो जाएगा और x के जगह पर 8 हो जाएगा और y का मान 4 आया है। तो इस तरह से जो है कि 84 हो गया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी 84। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है 84। अगला प्रश्न कह रहा है मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसमें देखिए जैसे हमने हल करके दिखाया है आप लोग को। माना प्रारंभिक आय जो है रुपया y है, तो प्रश्नानुसार y गुणे 25% बढ़ गया तो 25% 25/100 बराबर y प्लस 1000 इंटू 20% क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो 20/100 हो जाएगा। तो 100 कट गया तो क्या हो जाएगा 25y बराबर 20y प्लस 20,000 हो गया। तो 5y बराबर, जब इसको पक्षांतर करके घटा दिए तो इधर जाएगा 20, तो 25 में से 20 गया तो 5y बराबर 20,000। तो y बराबर कितना आ गया 4,000 रुपये के बराबर आ गया। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न दिया है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 14,161 का वर्गमूल है। 14,161 का वर्गमूल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर करके दिखाया है आप लोग को 14,161 को। तो हम क्या कर लेंगे, दाहिने साइड से यानी इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते जाएंगे तो 61 का जोड़ा बन जाएगा और 41 का जोड़ा बन जाएगा। ये 61 का बन गया और ये 41 का बन गया। और जो है कि एक बच गया तो एक में एक बार ले गए और फिर ऊपर से 4 1 आ गया और फिर यहाँ 1 2 हो गया और फिर 1 जो है कि टाइम जाएगा। फिर उसके बाद से 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 हो गया और ऊपर से आ गया आपका 20, इसमें रिमाइंडर बचा और 61 ऊपर से आ गया। तो इस तरह से जो है कि 9 बार में जो है कि ये क्या हो गया पूरी तरह कट गया। तो इस तरह से इसका वर्गमूल क्या आ गया 119। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है 119। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 छात्रों की 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी और जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। तो छोड़ने वाले छात्रों की आयु क्या होगी। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर किए हैं कि 10 छात्रों की कुल आय कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष है औसत आय, तो 16 गुणे 10 बराबर 160 और शेष 8 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जा रही है 8 गुणे 16.25 हो गई। तो इसका गुणा किए तो 130 हो गया। तो छोड़ने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या निकल गया 160 में से 130 घटा दिए तो 30 वर्ष इसका उत्तर क्या आ गया 30 वर्ष आ गया। इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो है कि बी सही है 30 वर्ष, विकल्प बी
30 वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। रूट में 72 प्लस उसका भी रूट 72 प्लस रूट 72 ये करके जो है कि अनंत तक ले गया है और फिर भागे कह रहा है। इस प्रश्न में भाग का करने को लिए कह रहा है कि भाग करेंगे तो कितना जो है कि आएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है कि रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस अनंत तक है। तो हम क्या करेंगे, एक जो है कि रूट को बाहर करके और x मान लेंगे। तो x प्लस जो है कि रूट 72 प्लस रूट 72 करके और दोनों साइड का क्या कर दिया गया है, वर्ग कर दिया गया है। तो वर्ग कर दिया गया है तो ये जो है कि एक्स स्क्वायर इधर हो गया और इधर इन सब का फिर मान x हो जाएगा और 72 इधर से लिए ही गया है बराबर 0 हो गया है। और 72 को क्या कर दिया गया है, इसका गुणनखंड कर दिया गया है। तो -72 का -9 और +8 कर दिया गया। तो इस तरह से इसका जो है कि क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया -9 और +8। तो इसको जो है कि x - 9 और x + 8, तो x - 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 हो जाएगा और x + 8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा जो अमान्य हो जाएगा। इसी तरह से 12 वाला का करेंगे। 12 - 12 करणी में अनंत तक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, आगे तक जो है कि करेंगे और इसमें भी x, इसको हम y मान लेते हैं। y मान लिए तो क्या हो गया, दोनों ओर का वर्ग कर दिया गया। तो y स्क्वायर और इधर से जो है कि क्या हो जाएगा, ये -y है तो उधर y आया तो ये प्लस हो गया और ये -12 हो जाएगा। ये क्योंकि पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा और ये सब प्लस हो जाएंगे। तो अब इसका जो है कि प्लस y का जो है कि 12 का माइनस का गुणनखंड करेंगे तो +4 - 3 का हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान 3 आ गया और 3 इसका हो गया और उसका कितना हो गया, एक का 9 हो गया। अब इस प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, 9/3 बराबर 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी सही है 3, यानी x का मान 9 आया और 9/y का मान आया 3 और 9/3 बराबर जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 3 आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 3 आ गया। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र रचना है महादेवी वर्मा। विकल्प ए महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें जो है कि अयोध्या सिंह का अगर पूछता तो प्रिय प्रवास हो जाता, वैदेही वनवास हो जाता। इनकी भी कुछ रचनाएं देख लीजिए। और सियाराम शरण गुप्त का देख लीजिए, नकुल और दैनिकी है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, अनामिका, गीतिका, सरोज स्मृति आदि है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कह रहा है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर ... अर्थ करते हैं। इस प्रश्न का सही अर्थ क्या होगा, विशेष। विकल्प ए सही है, विशेष। विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे आँख रखना यानी निगरानी रखना। आँख रखना यानी निगरानी रखना। तो उसी तरह से जो है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशेष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, दिया है देखिए, वचन दिया है, हानि दिया है, बचत दिया है और प्यास दिया है। तो इस प्रश्न में वचन जो है कि क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। हानि भी स्त्रीलिंग है, प्यास भी स्त्रीलिंग है, बचत भी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, मैंने मेरे को सुधार लिया है। मैंने मेरे को सुधार लिया है। इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है, वाक्य में किसकी अशुद्धि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हैगा विकल्प बी, सर्वनाम। सर्वनाम यानी विकल्प बी सही है। तो मैंने अपने को सुधार लिया है, मेरे को नहीं।
तो ये सर्वनाम में क्या आ जाएगा, मैंने अपने को सुधार लिया है। मेरे के जगह पर क्या आ जाएगा, अपने को। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द का विकल्प कौन सा है। किसका, बादल का जो है कि समानार्थी का विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अम्बुद। विकल्प डी अम्बुद है, क्योंकि सब अलग अलग है। अम्बुज, जलज और नीरज ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, अम्बुज, जलज, नीरज, जलज ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, कमल के हो जाएंगे। ये किसके पर्यायवाची होंगे, कमल के होंगे। तो इस तरह से जो है कि ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब इंग्लिश के पैसेज का देखिए, ये इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन इन द फॉलोइंग। तो इसको जो है कि पूरा पढ़ना तो नहीं है, अगर समय बचाना है तो इसको पढ़िए ना, पहले क्वेश्चन पर आ जाइए और क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, तो उसके अनुसार जो है कि आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लिव। यानी ये जो है कि प्री हिस्टोरी के मनुष्य कहाँ रहते थे। तो ये देखिए पैराग्राफ जो है कि थर्ड में यहीं पर आपके ऊपर दिया हुआ है, द मैन लिव्ड इन थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट ये जो है कि आपका जो है कि ये इसी में जो है कि ये आपका दिया है थिक फॉरेस्ट। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, इन द जंगल। यानी फॉरेस्ट माने जंगल होता है, और जो है कि जंगल यहाँ पर शब्द आया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया इन द फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, द कार्स डोर्स आर लूज। ये जो है कि आपके ग्रामर से संबंधित हो गया प्रश्न। ये पोसेसिव संबंध से हो रहा है कि जो पोसेसिव कार के पास क्या है, उसका जो है कि डोर्स है और वो क्या हो गया है, लूज हो गया है। तो इसको जो है कि हम क्या बदल देंगे, तो इसको हम बदल देंगे, डोर्स ऑफ कार आर लूज। विकल्प बी सही है। विकल्प जो है कि डोर्स ऑफ द कार आर लूज, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट सन राइजेज इन डॉट डॉट ईस्ट। इसमें क्या भरा जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है कि सन क्या है, यूनिक है, अकेला है, तो उसके लिए द लगेगा। राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में भी निकलता है, तो ये भी जो है कि द क्या है, एक जो है कि निश्चित चीज़ है। तो इसलिए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। दोनों जगह पर खाली स्थान पर रिक्त में द भरा जाएगा। ये कह रहा है, डायरेक्शन दिया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेज इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जो है कि क्या करना है, पहले तो 44 नंबर देख लीजिए। कॉल द फर्स्ट विटनेस इन्वर्टेड कामा बंद सेड द जज कन्वर्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये जो है कि नरेशन का प्रश्न है। डायरेक्ट स्पीच जो कह रहा है, कॉल द रिपोर्ट विटनेस सेड द जज प्रोटेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। विकल्प ए सही है। 45 देखिए, इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। यानी 45 में कह रहा है कि इसको जो है कि आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। यानी ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर सनसेट। यानी विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो है कि आपका रीजनिंग
टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इस रीजनिंग क्वेश्चन को जो है कि स्टेटमेंट दिया है, कथन 2 दिया है, और उस कथन के आधार पर जो है कि हमें निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो कथन 1 कह रहा है सभी कारें जीप है और सभी जीप 4 पहिया है। तो निष्कर्ष निकालना है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं। तो इस प्रश्न को जो है कि हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे जो है कि कार को हम ये मान लीजिए कि ये कार हो गया, ये एक सर्कल बना लिए तो ये कार हो गया। तो ये कार कह रहा है कि सभी कारें जीप हैं, तो इसके ऊपर एक और गोला बना लीजिए, यानी सभी कारें क्या हो गई, जीप हो गई हैं। और अगला क्या कह रहा है, सभी जीप 4 पहिया हैं, तो लास्ट वाले को क्या बना लीजिए, ये बड़ा गोला बना लिए, तो ये क्या हो गया, 4 पहिया हो गया। तो 4 पहिए में सबका है, तो 4 पहिया वाला बड़ा गोला हो गया, और छोटा गोला जो है कि उससे ये जीप का हो गया, और सबसे नीचे कार का हो गया। तो इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि केवल जो है कि निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, कुछ 4 पहिया जीप है, यानी ये बड़ा है तो ये जो है कि कुछ 4 पहिया क्या है, जीप है। निष्कर्ष जो है कि 2 सही है, यानी विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला देखिए दिया है कि यदि a बराबर 2, यानी अगर अल्फ़ाबेटिकल गिनेंगे तो a नंबर 1 पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है, तो a को क्या लिख दिया गया है, उसका 2 गुना कर दिया गया है। और वो 15 पर आता है तो उसका 2 गुना 30 कर दिया गया है। और x 24 नंबर पर आता है तो उसको 48 कर दिया गया है। तो ये कह रहा है कि a से w सा का मान होगा। तो a कितने नंबर पर आता है, तो यहाँ देखिए a कितने नंबर पर आता है, उसको हम साफ कर दे, उसी पर करके दिखाएंगे आप लोग को। एस कितने नंबर पर आता है, तो एस आपका आता है 19 नंबर पर। एस कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। 19 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 38 हो गया। और उसके बाद से ए दिया ही है, 1 नंबर पर है, तो उसका जो है कि हम 2 लिख दिए। और उसके अलावा क्या कह रहा है, डब्लू, डब्लू कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर आता है। तो 23 दूनी 46, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये सब जोड़ दीजिए 40, और ये 38 2 40 और 46 86 हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प डी 86। तो यह विकल्प डी क्या हो गया, 86। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 4WXZ 8QPOJ6GTMVEUH 53B। तो दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इसको देख लीजिए कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है Q6 UB TE और ZO में जो एक समूह एक नियम के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए Q और 6 के बीच में कितने अक्षर हैं, Q और 6 के बीच में Q 6 के बीच में कितने अक्षर हैं, 3। उसके अलावा देखिए U और B, यहाँ पर U है और B है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी UB के बीच में 3 अक्षर है। अब आ गया TE, देखिए T और E के बीच में कितना है, 2 है। T और E के बीच में 2 अक्षर है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, ZQ, तो ZQ में भी देखिए 8 है, Q जो है कि ZO, तो इसमें जो है 8 है, Q है, P है, तो इसमें ZO में भी क्या है, इसमें भी 3 है। तो इसे कौन सा जो है कि नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो TE फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प B TE, विकल्प B TE इसका आंसर होगा। तो इसका TE हो गया और इसका 86 था। अब आगे प्रश्न कह रहा है 49 में कि नीचे दिए गए A और B कथनों में से ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के परिणाम। तो इसको जो है कि हम सीधे जो है कि स्टेटमेंट पर आते हैं। कह रहा है
अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। और जो है कि बी कह रहा है स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो अब इसके आधार पर कथन बनाना है कि यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र और कारण के परिणाम है। दोनों कथन यानी विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि दिए गए प्रश्नों के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है, दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, यदि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। कथन यह कह रहा है एफ लेस दैन के लेस आर इक्वल एल, और दूसरा कह रहा है एच ग्रेटर आर इक्वल आर ग्रेटर दैन के। तो ये कथन दे दिया गया। निष्कर्ष में क्या दे रहा है? 1 कह रहा है एच ग्रेटर दैन एल। एच क्या है? एल से बड़ा है। दूसरा कह रहा है आर ग्रेटर दैन एफ। तो इस प्रश्न को जो है कि सही ज्ञात करना है कि क्या है। तो इसमें जो है कि इस प्रश्न में केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि आर जो है बड़ा है एफ से, आर बड़ा है एफ से, तो विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर है। झुम्पा लाहिड़ी ने इस जो है कि पुस्तक को जो है कि लिखी थी, और ये मूलतः जो है कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। झुम्पा लाहिड़ी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विकल्प ए सही है। लेकिन अब थोड़ा जीएस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसमें थोड़ा सा और जो है कि जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो ये जो है कि 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहर में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार से फसलों की खेती की जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लंबवत खेती की जाती है, वर्टिकल खेती की जाती है। इस प्रश्न का विकल्प ये सही है, लंबवत खेती की जाती है, जहां ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में लोग छतों पर मिट्टी डाल करके या गमलों में या बड़े बड़े जो है कि टब में मिट्टी का प्रयोग करके फसलों को उगाते हैं। अगला प्रश्न है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा जो है कि ये प्रश्न का उत्तर सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीन पीस, यानी ग्रीन पीस। और ग्रीन पीस की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में किया गया था। अगर इस प्रश्न में और कोई प्रश्न बनता है जैसे ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है या कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कनाडा में किया गया था। कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ जो है कि पर है? ये कानपुर में है। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये सभी लोग जानते होंगे। इससे अगला प्रश्न बन सकता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। दलहन अनुसंधान
केंद्र जो है अनुसंधान संस्थान कानपुर में 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? स्टॉकहोम। अगर स्विट्जरलैंड, तो इसमें जो है कि सबका राजधानी जान लीजिए। बर्न किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की है। लग्जमबर्ग की है। और मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो स्पेन की राजधानी है। तो ये सभी राजधानी दिया हुआ है। तो लग्जमबर्ग का हो गया, बर्न स्विट्जरलैंड का हो गया, और जो है कि मैड्रिड स्पेन का हो गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3, विकल्प सी 1/3। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है अगर पूछ लेगा तो ये 245 हैं। और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पंचमुखी गुफाएं पूछ रहा है। तो पंचमुखी प्रागैतिहासिक काल में ये चित्रकारी की प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के जिला, सभी तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ये सोनभद्र जिले में स्थित है। विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? किस तिथि को रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को ये नए संसद भवन का जो है कि आधारशिला रखा गया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है, न कि भारत का पूछ रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प डी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो है कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 20 फरवरी। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत किया गया था। कब से किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? 2007 से। 2007 से जो है कि इसको मनाने का जो है कि काम किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2007 से इसे मनाने का काम शुरू किया गया है। 2007 से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की विषय क्या है? इस वर्ष की विषय क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवास करें या निवेश करें, ये निवास ही होगा। तो इस प्रश्न में जो है कि कुछ अन्य चीज़ जो है कि जानकारी है कि ये 22 अप्रैल को जो है कि 2022 को किया गया था। 2009 में अपनाए जाने का ये प्रस्ताव आया था और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में नामित किया गया है। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके जो है कि विकसित करने के लिए कब लॉन्च किया गया था? तो 11 अप्रैल 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। और इसको कब लॉन्च किया गया? 11 अप्रैल 2022 को इससे जो है कि विकसित करने का जो है कि
विकसित किया करने की योजना बनाई गई। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिले का गठन किया गया? किस राज्य में 13 नए जिले का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए जाने का ये कब किया गया था? 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश में 4 जिले बनाने का जो है कि प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किसकी है? यह प्रतिमा किसकी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और उनके 131वीं जयंती से एक दिन पहले किया गया। तो इस तरह से जो है कि उनका जयंती 14 अप्रैल है और ये किया गया 13 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में इसका जो है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा, विकल्प बी सही है, 1889 में किया गया था और 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में नामित किया गया। भारत में इसे 1923 में पहली बार मनाया गया। भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई 1923 को चेन्नई में पहली बार मनाया गया। इससे अगर प्रश्न और पूछा जाता है तो। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 3 मई। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 3 मई। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सिंथिया रोसेन जाविंग। सिंथिया रोसेन जाविंग। इसका ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक एवं नासा की वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेन, जिसको 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया। तो ये जो है कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक एवं नासा वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेन को, ये दोनों देशों की। मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो ये 40 आधार अंकों की वृद्धि किया गया है। विकल्प डी, 40 आधार अंकों का वृद्धि किया गया है। प्रश्न है, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नार्डिक सम्मेलन की बात हो रही है, तो नार्डिक सम्मेलन जो है कि मई 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो ये कोपेनहेगन ये किस देश में है? कोपेनहेगन ये जो है कि डेनमार्क की राजधानी है और डेनमार्क में किया गया था। ये जो है कि मई में ये कौन सा सम्मेलन था? दूसरा सम्मेलन था और इसमें भारत का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने किया था और डेनमार्क इसका पहला शिखर सम्मेलन भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? स्टॉकहोम में किया था और स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में है। अब आगे के प्रश्न क्या है? हिंदी का गद्यांश है और हिंदी के गद्यांश से आपको प्रश्न मिलेगा और उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो आइए देखिए, प्रश्न कह रहा है साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? तो साहसी मनुष्य पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि साहसी मनुष्य सपनों में भी उधार नहीं लेते। ठीक है,
तो इसको जो है कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है कि सपने, विकल्प ए सपने। साहसी मनुष्य किसके समान है? साहसी मनुष्य देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, साहसी मनुष्य तो सिंह के समान है, सिंह के समान है। तो इसका प्रश्न का हो जाएगा विकल्प सी, 72 का सी। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी परवाह किए बिना किसको जो है कि प्रकाश मिलता है? तो मनुष्य को अपने जीवन में प्रकाश मिलता है। तो इसका जो है कि उत्तर विकल्प सी, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया? कैसे जीवन को महान बताया? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिम्मत। साहसी शब्द आया है तो साहसी के लिए यहाँ पर हिम्मत शब्द दे दिया है, साहसी नहीं दिया है, इसलिए हिम्मत शब्द आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, हिम्मत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारिक शब्द के का जो कि इस शब्द का पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारशील होता ही है, व्यवहार में लाने योग्य होता है और व्यवहार कुशल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है होगा आदर्शवादी। आदर्शवादी नहीं होगा। प्रश्न का जो है कि विकल्प बी क्या होगा, सही होगा। दिया अगला क्वेश्चन में कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? अन उपसर्ग से नहीं बना है तो इसमें देखिए अनुपकार, ये अन शब्द लगा है, आधा न लगा है। अनुपम, इसमें भी आधा न लगा है। अनुपयोगी, यानी जितने जो है कि मात्रा वाले शब्द हैं इसमें जो है कि अन उपसर्ग लगा है, लेकिन अनपढ़ में पूरा अन लगा है। इसलिए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, अनपढ़ होगा। अनपढ़ होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब क्या करता है, उसे आत्मिक ज्ञान हो। यानी मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे क्या हो, आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो। यानी शिक्षित ने जब तक अंदर से आदमी को जो है कि सुख नहीं महसूस होगा तो ऊपर के दिखावटी सुख से कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, आत्मिक ज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास क्या है? सुख के साधन और सुख के साधन तत्पुरुष समास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कि सुख के साधन और तत्पुरुष समास होगा। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो क्या करता है, दयालु और सच्चरित्र हो। वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु भी हो और उसका सच्चरित्र यानी चरित्र क्या हो, उत्तम हो। वो शिक्षित व्यक्ति से भी अच्छा होगा, भले वो अशिक्षित ही क्यों न हो। अगला प्रश्न है, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुत्तरदायी बनाना। अनुत्तरदायी बनाना नहीं है। इसलिए ये न सोचिए कि अच्छी शिक्षा की विशेषता है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द लगा है तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे के प्रश्न कह रहा है कि निर्देश दिया है 81 से 85 तक निम्न दंड आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे 4 प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। इधर दिया है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और इधर दिया है क्लास, और ऊपर दिया है बॉयज, यानी जो वाइट वाली जो है कि दंड रेखा है वो जो है कि लड़कों के लिए है और जो ब्लैक वाली है वो जो है कि लड़कियों के लिए है। तो इस प्रश्न में कह रहा है, देखिए 81 में क्या कह रहा है, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी किसमें सर्वाधिक है? इस प्रश्न में देखिए तो देखिए ये जो है कि सबसे लंबी डंडी कौन सी है, विद्यार्थी पूछा है। सर्वाधिक विद्यार्थी
किसमें जो है कि उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें जो है कि देखिए, तो 10th में देखिए, इधर से हम दाहिने साइड से देखते हैं, 10th में ये लड़कियों वाली लाइन कहाँ गई है 90, और लड़कों वाली लाइन कितने पर है 70, तो 160 हो गया। और इसका जोड़ दीजिए 9th का जो है कि 70 और 80 150 हो गया, ये 160 हो गया, और ये 150 हो गया, और ये 150 हो गया। और ये जो है कि 8वें में देखिए, ये 50 और जो है कि 90 140 हुआ, ये 140 हो गया। और ये 7वें में कितना हो गया, तो 7वें की लाइन है 40 और 100, ये भी 140 हो गया। और ये जो है कि छठे का देखिए 80 और 70 150 हो गया। तो सबसे अधिक विद्यार्थी का पूछ रहा है कि वह कौन सी कक्षा है जिसमें उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जा रहा है, ये 10th वाली जो है 160 पर जा रही है। तो इसका जो है कि उत्तर जो है कि विकल्प सी सही है, 160, तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कक्षा 7, कक्षा 8 तथा कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो क्या लिखेंगे कि जो है कि कौन कौन कक्षा का, कक्षा 7, 8 और 9। तो 7 में देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, काले वाली जो है कि लड़की हैं तो ये 100 हो गई, और लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 40। तो जो है कि पहले लड़कों और लड़कियों का जो दोनों कॉलम बनाएंगे, तो लड़के जो है कि 40 हो गए, ये 7 में। और जो है कि 8 में कितने लड़के हैं, 8 में 90 हैं, तो 40 और 90 130 हो गया। और जो है कि आगे और कौन सा क्लास कह रहा है, 9th कह रहा है, 9th में कितने हैं 80 है, 9th में लड़के कितने हैं 70 हैं। तो ये कितने हो गए 40 और 90 130 और 70, ये 200 हो गए। ये जो है कि लड़के 200 हो गए। और लड़कियों का जोड़ लीजिए, 7वें में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। और जो है कि 8वें में लड़कियों की संख्या 50 हो गई, 150 हो गया। और 9वें में लड़कियों की संख्या 80 हो गई, तो 250, और जो है ये जो 150 और जो है कि 80 230 हो गया। तो ये इसमें 230 कर देंगे, 0 0 काट दिए, तो क्या हो गया, इसका अनुपात जो है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ जाएगा। विकल्प ए सही है, 20/23। विकल्प ए सही है, 20/23, यानी इस दोनों को दंड से हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो है कि हम एक एक 0 काट दिए, ये 200 हो रहा है और ये 230 हो रहा है। तो इसमें का जो है कि अनुपात क्या हो जाएगा, 20/23 के अनुपात हो। देखिए कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है। औसत संख्या क्या है, तो कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में लड़के कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, वो सब जोड़ लेंगे तो ये संख्या आ जा रही है आपकी, कितना आ जा रहा है 80 प्लस कितना हो जाएगा 40 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70, ये सब जोड़ देंगे, 70 70 140 और 90 कितना हो जाएगा 230 और 40 270 और 80, ये टोटल कितने हो गए 350 हो गए। 350 में जो है कि कितने क्लास हो रहे हैं, 5 क्लास हो रहे हैं, तो कितने हो गए 70%। तो इस का जो है कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है कि उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि इसको साफ कर लें, तो ये 70 निकल आया टोटल। तो हमें जो है कि इस प्रश्न का विकल्प क्या मिल गया, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है 70। अगला प्रश्न है, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। कौन से जो है कि, तो क्या लिख लेंगे, लड़कियों की औसत संख्या निकाल लेंगे, कितना है, तो 70 है, 100 है, 50 है, 80 है, 90 है। तो इन लड़कियों को सबको जोड़ लेंगे तो इनका योग कितना आ जा रहा है 390 आ जा रहा है।
और क्लास कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो 5 क्लास हो रहे हैं तो 390 में 5 से भाग देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 78 के बराबर आ जाएगा। और 78 के बराबर आ जाएगा तो देखेंगे तो कक्षा 6 का जो है कि क्लास जो है कि 78 के आसपास आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो लड़के कितने पास हुए थे, 350, लड़कियां कितनी, 390। तो 390 और 350 का डिफरेंस कितना है, 40 है। और 40 का जो है कि डिफरेंस कितने में है, 390 लड़कियों में है। तो 340 गुणे 100/390 अर्थात जो है कि 10.25% जो है कि ये निकल जाएगा। विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 10.25। अगला भी सवाल है 86 से 90 बार ग्राफ के समस्त विश्व से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए इसमें देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सन दिया गया है कि सन में कितना हो रहा है। तो इस ग्राफ के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है कि वर्ष 1992 और 93 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग कितना है। तो 1992 में कितना है, 5.7 और 93 में कितना है, 10.15। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने के बराबर हो रहा है, 15.85 के बराबर हो रहा है। कितने के बराबर हो रहा है, 15.85। ये दोनों जोड़ लेंगे 5.7 और 10.15 तो 10 5 15 और 70 में 15 जोड़ देंगे तो 85 यानी 15.15। प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया। दूसरे वर्ष यानी पहले वर्ष नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कि 96 में। देखिए पहले स्थान पर तो 97 में है तो दूसरे वर्ष जो है कि 96 हो जाएगा। विकल्प डी 96। अगला प्रश्न है 88, कह रहा है कि वर्ष 97 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात क्या होगा। तो 97 में तो दिया ही है 31.36 और ये बाकी सब का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.7, 10.15 और 20.16, 10.22 और 24.23। ये सब जोड़ लेंगे तो कितने के बराबर हो गया, 31.36। यानी ये संबंध और जो है कि बाकी वर्षों का जोड़ लिए तो ये कितने के बराबर आ गया, 16.97। 16 ये सब का जोड़ दिया गया तो ये सब 16.97 का औसत आया। तो इस तरह से जो है कि लगभग 16 और 31 ये लगभग 2 संबंधे 1 के अनुपात में होगा। विकल्प ए सही है, 2 संबंधे 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 96 और 97 के बीच भारत में किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संपूर्ण अंतर कितना रहा। संपूर्ण अंतर कितना रहा तो कितना घटा लेंगे, 31.36 में से 24.23 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 89 का जो है 7.13। विकल्प बी ये आप घटा लेंगे डायरेक्ट भी तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। विकल्प बी 7.13। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1992, प्रश्न बोल रहा है वर्ष 92-93 का वर्ष 96-97 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल अंतर ज्ञात करें। तो 92-93 में हम देख लेते हैं तो क्या निकाला गया था, 15.85 और 96-97 का जोड़ लेंगे 24.23 और 31.36 तो ये कितने के बराबर हो गया, 55.59 के बराबर हो गया। तो अभीष्ट अंतर निकाल लेंगे, 55.59 में से 15.85 घटा देंगे। यानी ये क्या कर रहा है, ये तो निकला था पहला वाला
15.85 और इसका योग आ रहा है इसका 55 तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 55 कितना आ जा रहा है 59 आ जा रहा है और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा जो है 9 में से 5 गया 4 और जो है कि 15 में से 8 गया 7 और जो है कि 5 में से ये 14 में से 5 गया 9 और ये जो है कि 4 में से गया 3 39.74 विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। तो इस तरह से जो है कि आप ग्राफ में तो कोई सवाल में कुछ है ही नहीं है, केवल बस देखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपका जो है कि उत्तर निकल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है 91 से 95 तक नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों का तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 12 लाख है। तो इसमें जो है कि परीक्षा केंद्र दिया है, कुल अभ्यर्थी दिया है और ऑनलाइन अभ्यर्थी दिया है और अनुपस्थित अभ्यर्थी दिया है। तो इसमें जो है कि प्रश्न पूछ रहा है कि यदि ए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15% के बराबर तथा बी परीक्षा केंद्र पर के पर उपस्थित परीक्षार्थियों के बराबर है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का कितना प्रतिशत है तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान क्या है 15% के हिसाब से है। कुल अभ्यर्थी कितने हैं, यहाँ पर 15% है कुल अभ्यर्थी है और कुल अभ्यर्थी कितने हैं 12 लाख है। 12 लाख का 15% गुणे 100 माइनस 36 यानी 36% जो है कि अनुपस्थित है तो उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो गई 64 हो जाएगी। अब गुणे 15% यानी कुल अभ्यर्थी 15% है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे आगे बी के लिए क्या करेंगे तो बी के लिए के का मान दिया गया है तो इसमें भी वही करेंगे और के में 16% है और ए में 15% है तो 1% का जो है कि कुल विद्यार्थियों का है। लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित ये 36%, ये 20% और ये ऑनलाइन अभ्यर्थी 30% और यहाँ पर 38%। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 लाख गुणे 80 माइनस 20, 80 कितने अनुपस्थित हैं 20 हैं तो 20 अनुपस्थित हैं तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 या 80% डायरेक्ट कर लेंगे और टोटल अभ्यर्थी इसमें कितने हैं कुल अभ्यर्थी 16% है। तो अब इसका अभीष्ट प्रतिशत निकाल लेंगे तो पहले वाले का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 लाख गुणे 64 यानी 36% है तो 64/100 गुणे 15 कुल अभ्यर्थी कितने हैं 15% है तो 15/100 गुणे 15/100 और सबका बटा फिर जो है कि 12 लाख गुणे 80/100 गुणे 16/100 गुणे 100 तो ये क्या हो जाएगा ये 100 कट जाएंगे सब और उसके बाद से जो है कि ये 12 लाख भी कट जाएंगे। तो इसमें क्या मिल गया आपको 64 गुणे 15 गुणे 15/80 गुणे 16 यानी लास्ट में ये 12 लाख तो कट ही जाएगा और ये जो है कि 15 बचा है तो ये 64 गुणे 15 और गुणे 15 तो ये 15 हो गए और बटे में क्या हो जाएगा यानी ये 20% एब्सेंट है तो 80 गुणे 16 ये कुल अभ्यर्थियों की संख्या 16 है तो ये क्या हो जाएगा तो 16 चौका 64 ये 4 बार में कट गया और ये जो है कि 4 से फिर ये 20 बार में कट गया और ये 20 जो है कि ये 3 और ये 4 तो इस तरह से जो है कि कुल मिलाकर के ये कितने के प्रतिशत के बराबर आ रहा है तो 11.25 के प्रतिशत के बराबर आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है 11.25% जो है कि विद्यार्थी आ रहे हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न में दिया है परीक्षा केंद्र एच के तथा एफ से कुल ऑनलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जो है कि सी तथा बी से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो इस प्रश्न का सही कैलकुलेशन फिर हम करेंगे एच का, के का, एफ का कुल ऑफलाइन
जो है कि अभ्यर्थियों की संख्या 12 लाख और जितने अब्सेंट हैं उनका जो है कि निकाल लेंगे तो जो है कि 20, 52, 38, 30 करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है कि इनकी कुल संख्या जो है कि निकल आएगी। फिर परीक्षा केंद्र जी और जे में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या को निकाल लेंगे और इसको जो है कि हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का अभिष्ट अंतर कितना होगा, तो दोनों का अभिष्ट अंतर निकालेंगे तो यह हमारा जो है कि कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 1,00,920, यानी विकल्प बी सही है। 100,920 इतने जो है कि अभ्यर्थी जो है कि कम है। अगला प्रश्न है परीक्षा केंद्र एफ एस जे तथा जी से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। ऑफलाइन वाले दंड में देखेंगे कि उसमें ऑफलाइन वाले कितने अभ्यर्थी हो रहे हैं, तो ऑफलाइन वाले को जो है कि उसका परसेंटेज निकाल करके और हम इसका जो है कि पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितने में कितने हो रहे हैं और सबका एफ का, एच का, जी, जे का और जी के से ऑफलाइन फार्म जो है कि घटा लेंगे ऑनलाइन और अनुपस्थित घटाने के बाद। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा केंद्र के से तथा कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। अब इसका जो है कि दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, अभिष्ट अनुपात के में कुल उपस्थित अभ्यर्थी संबंधित जे के कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी, तो दोनों का निकाल लेंगे 12 लाख से करके रेशियो में कि और उसका जो दिया है ऑफलाइन, ऑनलाइन, अनुपस्थित और उसका जो है कि क्या कर लेंगे, उपस्थिति दर्ज कर लेंगे और दूसरे वाला का जे का भी कर लेंगे और उसके बाद से जो है कि दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो में सब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 16 × 80। तो इसमें जो है कि क्या बच रहा है 16 × 80 संबंधे क्या हो जाएगा आपका 24 × 54, 24 × 54। अब इसको जो है कि हम काट कूट करेंगे तो क्या कट जाएगा, तो 16 पचे जो है 8 से 8 3 24 कट जाएगा और जो है कि और 8 दूनी 16 कट जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला करके 80 संबंधे 81 का अनुपात विकल्प बी सही है। 80 संबंधे 81 इस प्रश्न का सही उत्तर है 80 संबंधे 81। अगला प्रश्न है परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। कुल संख्या क्या है, तो परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या निकाल देंगे कि कितने परसेंट उपस्थित हैं। तो जो है कि 32% उसमें अनुपस्थित है और जो है कि जी वाले में जो है कि 25% जो है कि अनुपस्थित है। तो ये घटा करके कर देंगे तो ये आप हमारा आ जाएगा 3,88,200, 3,88,200 विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न दिया 96 से 100 तक, ये भी सारणी से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 6 अलग अलग शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हजारों में और इन शहरों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। तो शहर पी क्यू आर एस टी यू दिया है 6 शहर और व्यक्तियों की कुल संख्या हज़ार में दिया गया है और प्रतिशत में दिया गया है 38% पुरुष यानी पी में और महिला 36%, बच्चे 26%। तो इस तरह से जो है कि इनका परसेंटेज भी दिया हुआ है और इनको जो है कि कैलकुलेशन करेंगे तो शहर आर की महिलाओं की संख्या कितनी पूछा है। प्रश्न संख्या कह रहा है शहर आर की महिलाओं की संख्या का शहर टी की महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो शहर आर में जो है कि महिलाएं कितने प्रतिशत है 31 और जो है कि किसका पूछ रहा है टी का। टी में जो है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है 28। तो एक में 28 है और एक में 31 है। तो इसको जो है कि कैलकुलेशन करेंगे तो 8,401 और 9,135 का अनुपात हुआ यानी विकल्प ए सही है। ये दोनों को हल करने पर ये निकला।
यानी आर महिलाओं को निकालेंगे तो 54 कितना हो जा रही हैं, 54.2 गुणे 1000 गुणे 31/100, और इसको जो है कि किया गया कैलकुलेशन तो आ गया 8401 संबंधे 9135। अगला प्रश्न है, किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है? किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है क्यू। क्यू शहर में, विकल्प डी, क्यू में बच्चों की संख्या सबसे कम है। तो इस आधार पर जो है कि हम ज्ञात कर लेंगे कि किस में बच्चों की संख्या कम है। अगला निकालेंगे, कह रहा है शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या और शहर जो है कि उसमें जो है कि कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर निकालने के लिए शहर यू में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? शहर यू में 56.8, ये क्या है, हज़ार में है, तो 56.8 हज़ार को हम क्या करेंगे, गुणे, तो 56,800 हो गया। तो सभी शहरों में मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो सबको ये जोड़ देंगे और जोड़ने का जो है कि 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये सभी शहर के हो जाएगा। अभिष्ट प्रतिशत किसके साथ पूछा है? यू के साथ पूछा है, तो यू में कितना है, 56,800 दिया है, निकला है आपका जो है कि, तो 56.8 को 1000 से गुणा 56,800 हो जाएगा, और बाकी का जो है कि जोड़ लेंगे तो 3,01,180 जो है कि क्या निकल गए, और इसका अनुपात निकाल दिए तो लगभग 18.85, जो 18.85 कहीं दिया नहीं है, तो ये लगभग 19% के पास होगा, तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है शहर एस में महिलाओं की संख्या शहर पी में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का शहर एस में महिलाओं की संख्या कितना है? तो शहर एस में देखेंगे 44.42 टोटल जो है कि जनसंख्या है, और महिलाओं का कितना है, 20% है। तो जो है कि शहर जो है कि किस में पूछ रहा है, शहर एस में तो महिलाओं की संख्या 45 है, तो इससे 45/100 करके निकाल लेंगे तो 19,989 निकल जाएंगे। और उसी तरह से शहर पी में निकालेंगे तो शहर पी में क्या है, शहर पी में टोटल 48.35 गुणे 1000 कर देंगे, टोटल निकल जाएंगे, और 36% महिलाएं हैं यहाँ पर, तो 36 का जो है कि यह निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 17,406। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जो है कि 19,989 बटे 17,406 गुणे 100 बराबर 114.839 बराबर 114.8% के बराबर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। आइए आखिरी सवाल देखते हैं। ये कह रहा सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है? तो पी में पुरुषों की संख्या क्या लिखेंगे, पी शहर में पी में पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 48,350 और गुणे क्या कर देंगे 38/100, उसके हिसाब से पुरुष कितने हैं, तो ये निकल जाएगा। उसी तरह से क्यू का निकाल लेंगे 32,160 गुणे कितने हैं 45% है, तो 45% को जो है कि बटे 100 कर देंगे, इससे का ये निकल जाएगा। उसी तरह से आर का कर देंगे 54,200 गुणे 47/1000 ये कर देंगे। और उसी तरह से एस में कर देंगे 44,420 गुणे 35/100, और टी शहर में कर देंगे 65,250 गुणे 54/100, और शहर यू में पुरुषों की संख्या 56,800 गुणे 53/100। तो ये सब जो है कि निकल गया सबका मान, और सबका मान निकालने के बाद जो है कि जोड़ देंगे 6 शहरों का, और 6 शहरों का जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जितना निकला है उसको जोड़ करके और क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, औसत
जो है कि संख्या के बराबर निकल जाएगा। तो ये जो है कि कुल टोटल योग कितना आ गया, हमारा आ गया है 139,205। 139,205 भगे 6 शहरों की बात है, तो 6 शहरों को करेंगे तो भाग करेंगे 6 दूनी 12, 1 छत्री 18, 1 6 दूनी 12 और 0 0 0 और 0.83 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि 23,200 के लगभग जो है कि ये हमारे जो है कि औसत पुरुषों की संख्या विकल्प बी सही होगा। तो इस तरह से आज हमने संपूर्ण मॉडल पेपर को सॉल्व कराया और आप लोग जो है कि इसे समझ करके करिए और हर प्रश्न का मैंने व्याख्या किया और व्याख्या के साथ समय ज़्यादा दिया कि उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को जो है कि अच्छा लगे शेयर कीजिए और आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए